हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज जिसमें हम REET PRT की PYQ कर रहे हैं। पार्ट बी के हम टॉपिक वाइज PYQs कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम सुमित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपको सजेशन रहेगी कि आपके हर टॉपिक में जितने भी मार्क्स बन रहे हैं ना, जब हम PYQ सीरीज कर रहे हैं ये, तो हर टॉपिक के आपके जो मार्क्स बन रहे हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप बाद में देख सके कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उसको आप अच्छे से रिवाइज या फिर डीपली उसको स्टडी कर सके ताकि आपके उसमें इतने क्वेश्चंस गलत ना हो। एंड इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले बता दिया कि इंटेलिजेंस टॉपिक होगा नेक्स्ट, तो आप रिवाइज करके और फिर एक्चुअल में आपका टेस्ट हो पाए। ऐसे नहीं कि रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू कोई भी टॉपिक आ गया तो फिर मतलब वो रियल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, आप उसको स्टडी करके आओगे टॉपिक को, फिर कहाँ गलती कर रहे हो, फिर वहाँ आपका एक्चुअल टेस्ट होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आपको पता चल सके नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु स्टेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस अमंग द चाइल्ड। बच्चे के संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अस्तित्व को किसने बताया? आपके ऑप्शन हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग, जिस्टॉल्ट या फिर डॉक्टर गार्डनर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं बिना किसी देरी के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विच इज डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। तो हमें सब मतलब बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है। हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा गया है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बुद्धि, एक से ज्यादा इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इनका मानना था कि एक इंटेलिजेंस कोई सिंगल मेजरेबल एबिलिटी नहीं होती। जैसे कि हम पहले IQ टेस्ट ले लिया, मतलब IQ टेस्ट में भी हम मान लो ये कर लिया हमने कि ठीक है कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कौन कितना रट पा रहा है, ठीक है, या फिर सिर्फ कितना सॉल्व कर पा रहा है चीज़ों को, वो नहीं होती है। इन्होंने कहा बहुत तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। ओरिजिनली इन्होंने 7 दी थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें से एक है। जो म्यूजिकली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे जाके अच्छा करते हैं, अच्छे कंपोजर, अच्छे सिंगर, अच्छे म्यूजिशियंस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे तरह की इंटेलिजेंस दी थी। आप सारी की सारी इंटेलिजेंस जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। तो इनका कहना था हर एक इंसान में अलग तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, तो हम उसको उसी तरीके से जज करें, ना कि एक ट्रेडिशनली जो अप्रोच चला आ रहा था कि कोई ज़्यादा मतलब चीज़ों को याद रख रहा है तो वो इंटेलिजेंट। नो, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस जैसे दे रखा है ना इन्होंने। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की आपस में एक तालमेल अच्छा बना के रखते हैं। कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है तो जो मसले सुलझा देते हैं उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। बाकी सब तरह की इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, Ria, a student of class 3, was playing with flashcards with vocabulary, telling stories and reading. What type of intelligence is she showing? सो ये टंग ट्विस्टर सा हो गया, इंटेलिजेंस इज शी शोइंग, ठीक है। सो कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली वाले फ्लैश कार्ड से खेल रही थी, कहानियां सुना रही थी और पढ़ रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन जो है कर रही थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत बुद्धि। ये ज़्यादा हो गया शायद हिंदी, है ना, इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में। तो जो रिया है वो रीडिंग और स्टोरीज और वोकैब इन सब चीज़ों से डील कर रही है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सी इंटेलिजेंस है। बट मैं आपको करेक्ट आंसर दिखा देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी विच इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि मतलब बेसिकली ये वही होती है जब कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से भाषा को, लैंग्वेज को यूज कर सकता है। किस तरीके से बोलना, पढ़ना, लिखना, इवन सुनना, ये सब जो चीजें होती है ना, और सही शब्द चुनना, यानी कि उसकी वोकैब बहुत अच्छी है, तो वो सब जो चीजें वो लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आते हैं। यहाँ जो रिया की एग्जाम्पल दी गई, तो रिया भी अपनी जो कहानियां सुना रही है वो बेसिकली, ठीक है, वो वोकैब के फ्लैश कार्ड्स यूज कर रही है, ठीक है, मतलब उसको वोकैब भी आती है, तो वो प्रोफिशिएंट है मतलब लैंग्वेज की अगर हम बात करें उस फील्ड में, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ऐसे जो लोग होते हैं, जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो फिर राइटर्स, टीचर्स या फिर स्पीकर्स बनते हैं, क्योंकि इनका काम होता है कम्युनिकेट करना, लिखना, पढ़ना, एक
तो सुनना इन लोगों का काम होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर दिस इंटेलिजेंस अलाउज वन टू यूज वर्ड्स क्रिएटिवली, वही है कि वो कैब का क्रिएटिव यूज हो सकता है, इफेक्टिव यूज हो सकता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा कि बच्चा कर रहा था, ठीक है। सो इसमें और तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें लिखा है बोथ ऑरल एंड रिटन, वो ये बोलना और लिखना सुनना सब कुछ इसमें आ जाता है। और रिया का जो बिहेवियर था जो हमने एग्जाम्पल में देखा वो भी इसी से रिलेटेड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये इजी क्वेश्चन है वैसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, विचलनात्मक डाइवर्जेंट सोच किस चीज की जांच करती है। तो आपके ऑप्शंस है इसमें, यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का अनोखापन, इंटेलिजेंस उसकी बुद्धि, सिंगल करेक्ट आंसर एक सही उत्तर इसमें होता है, या फिर मेमोरी उसकी स्मृति, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब मान लो क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं। डाइवर्जेंट मतलब जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मान लो कि क्लाउड किस तरीके का दिखता है, तो वो कोई रुई जैसा बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो बच्चा कितना डाइवर्जेंटली, कितना मतलब अलग अलग तरीके से सोच सकता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो एक इंसान की किस तरीके को मतलब किस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती है। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू जनरेटिंग मल्टीपल यूनिक क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन, ठीक है, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो, ठीक है। क्लास में भी हम देख सकते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन पूछोगे, कोई बहुत ही प्लेन सा आंसर देगा, कोई बहुत ही अनोखा सा मतलब हटके सा आंसर देगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो एक इंसान की यूनिकनेस को, उसकी ओरिजिनलिटी को जो है दर्शाती है, ठीक है। ये थोड़ा आप इसके साथ कंफ्यूज कर सकते थे कि इंटेलिजेंस के साथ आप कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर हमारा यूनिकनेस जो है वो है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना, बिल्कुल अलग हटके सोचना, हाईलाइटिंग यूनिकनेस, कितना यूनिक वो बच्चा जो है या फिर वो कोई भी इंडिविजुअल बड़ा भी है वो सोच सकता है, कितना क्रिएटिव वो सोच सकता है। तो वही इसका जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, बहुघटक बुद्धि सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये थ्योरी किसकी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो है E.L. थॉर्नडाइक, चार्ल्स स्पीयरमैन, J.P. गिलफर्ड, हार्वर्ड गार्डनर। तो आप पॉज करके इसका आंसर जो है अपने लिए लिख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन इसके आंसर की तरफ लेके चलती हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, विच इज E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। जो एडवर्ड ऊपर लिखा गया वो एक्चुअली नीचे डिस्क्रिप्शन में आना था। तो E.L. थॉर्नडाइक की ये थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया। फिर उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स दिए थे वो भी हमें बताना है। इन्होंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट, सोशल और मैकेनिकल जो है हमारे पास टाइप ऑफ कह सकते हैं इंटेलिजेंस इन्होंने दी है। एब्स्ट्रैक्ट में नंबर्स के साथ या फैक्ट्स को याद रखना या नंबर्स को जो है मतलब नंबर्स के साथ खेलना, नंबर जिनको बहुत पसंद है, ठीक है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस में आते हैं। पजल सॉल्व करना, लॉजिक को समझना, ठीक है। सेकंड जो इंटेलिजेंस इन्होंने दी है वो है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना कि लोग आपस का तालमेल, मतलब दूसरे लोगों से उनके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे, टीम वर्क बहुत अच्छा करेंगे, वो उनकी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी, जो दूसरों के फीलिंग्स को भी समझ पाएंगे, उनकी सिचुएशंस को समझ पाएंगे, वो सोशली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। सो थॉर्नडाइक की सोशल इंटेलिजेंस वो है। मैकेनिकल या फिर इसको कॉन्क्रीट भी बोला गया। मैकेनिकली इंटेलिजेंट या फिर मैकेनिकल इंटेलिजेंस उन लोगों में देखी जाती है जिनको जैसे टूल्स या मशीन्स इन सब की ज़्यादा समझ हो, ठीक है, इनको ठीक करना जो भी है घर में ना चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, इनको बहुत समझ होती है उन चीज़ों की, तो वो मैकेनिकल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर करना, जोड़ना, ठीक करना, टूल्स के साथ खेलना, मशीन्स के साथ खेलना, ये सब चीज़ों को मतलब स्ट्रक्चर्स को समझना, बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, मशीन्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर को जो समझते हैं वो मैकेनिकली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, ठीक है। सो थॉर्नडाइक ने कहा था कि मतलब ऐसे नहीं कि जैसे स्पीयरमैन की तरह एक सिंगल फैक्टर G फैक्टर मतलब इन्वॉल्व रहता है इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, सो मल्टी फैक्टर होती है इंटेलिजेंस जो होती है। जैसे गार्डनर ने बहुत सारे दिए थे, इन्होंने 3 दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ थर्स्टन PMA। PMA क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो थर्स्टन ने कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी, तो निम्न में से कौन सा जो है थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नहीं है। तो उस कैटेगरी में कौन सा जो ऑप्शन है नहीं आता है। आपके ऑप्शन है A नंबर, संख्या, इमोशन, भावना,
मेमोरी, स्मृति, रीजनिंग, तर्क। तो पीएमए में कौन सी चीज जो है इनमें से नहीं आती है? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इमोशन। तो इमोशन इसका करेक्ट आंसर है। तो थर्स्टन ने भी, जैसे कि बाकियों ने कहा है कि एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती है, वैसे ही थर्स्टन की अपनी थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ प्राइमरी मल्टीपल एबिलिटीज बोला जाता है, पीएमए जो पीछे लिखा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 तरह की इन्होंने अब फैक्टर्स दिए हैं, 7 तरह की, जैसे इंटेलिजेंस मान सकते हो ना कि किस किस तरह की इंटेलिजेंस उसमें होती है। इमोशन उनमें से जो है एक नहीं है, ठीक है, इमोशन उसका पार्ट नहीं है। पर जानना ये भी जरूरी है कि कौन कौन सी जो पीएमए इस मतलब थर्स्टन ने दिए। तो जैसे पहला पीएमए है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि शब्दों को समझने की क्षमता जो होती है, कहानी, पैसेज, कुछ भी देखा, पोएम, उनको समझना, लैंग्वेज को समझना वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में आता है। हम थोड़ा ना इसको ब्रीफ में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी नहीं कर रहे हैं ना, बेसिकली थोड़ा हम क्वेश्चन का आंसर वो क्यों आया वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगली हमारे पास इन्होंने दी थी वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में क्या फर्क है? सो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में हम देखें कि समझ कितनी है, मतलब वर्ड्स की या फिर लैंग्वेज की। जो वर्ड फ्लुएंसी है उसमें कि जल्दी जल्दी शब्द बनाने की क्षमता। मान लो किसी को हमने दिया कि अरे आप पी लेटर से जो है 10 शब्द बनाए, तो बहुत जल्दी जल्दी वो शब्द बना देते हैं, ठीक है। बट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में समझ की बात आ जाती है। उसके बाद हमने जो ऑप्शन में भी देखा था नंबर्स, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें कुछ मतलब समझाने की जरूरत नहीं कि नंबर्स की जो गणना है या फिर जोड़ घटाव, मल्टीप्लाई, व्हाटएवर है ना, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेमोरी, चीजें याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, चाहे वो फेसेस हो, नंबर्स हो, वर्ड्स हो, फैक्ट्स हो, कुछ भी चीजें हो। उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड यानी कि मतलब बहुत ही जल्दी किसी चीज को मतलब आप समझ रहे हो, परसेप्चुअल स्पीड का मतलब कि सामने कोई भी चीज दी उनको, उसमें मतलब जैसे 2 तरह की फोटो जैसी नहीं आती, वो पजल्स आती हैं कि इनमें डिफरेंस बताओ, ठीक है, तो वो उनमें बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंस बता देना, ठीक है, वो परसेप्चुअल स्पीड है। या फिर कोई पैटर्न दिया होगा, मान लो अभी मैं बहुत इजी सा बना रही हूँ कि बीच में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये मतलब ये अभी मैं बहुत इजी बना दिया, बट अगर ऐसा डिफिकल्ट भी पैटर्न हो तो उनको जल्दी समझ आ जाता है, जिन लोगों में इस तरह की जो एबिलिटी रहती है। उसके बाद जो हमारे पास आती है ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है स्पेशल, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी क्या होती है हमारे पास? तो जिन लोगों में स्पेशल एबिलिटी होती है, यानी कि स्पेस रिलेटेड, स्पेस है ना, अपने आसपास की जगह को वो पहचान पाते हैं, रास्ते, डायरेक्शंस, उन चीज़ों की उनमें एबिलिटी अच्छी होती है। या जैसे वो पजल्स नहीं होती जो आपस में पिक्चर्स फिट करके कुछ एक पजल बनानी होती है, वो वाली पजल, यानी कि वो चीज़ों को पहचान, वो मतलब ईजिली कर पाते हैं, वो पजल को जोड़ना वो सब ईजिली कर पाते हैं, जिनमें इस तरह की जो एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद है रीजनिंग। लास्ट हमारे पास जो पीएमए है वो है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क, लॉजिक, वो सब है ना, तो इसमें समझाने जैसा मेरे को नहीं लगता है कि कुछ है। तो ये 7 तरह की पीएमए जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थर्स्टन ने दी है, याद हमें रखनी है, ओके। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंटनर पैटरसन स्केल। तो जैसे पिछली बार भी एक स्केल आया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आज भी हमारे पास एक स्केल की बात है। तो पिंटनर, अब मुझे नहीं पता इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट पिंटनर पैटरसन स्केल जो है वो किसके लिए यूज है, वो जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, बेसिकली किसके लिए यूज नहीं होता है, वो किस तरीके का टेस्ट है, ठीक है। वो वर्बल है, मौखिक है, नॉन वर्बल है, अमौखिक है, परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन बेस्ड है, कल्चरल है, सांस्कृतिक विशिष्ट जो है टेस्ट है। किस तरीके का टेस्ट है जो पिंटनर पैटरसन स्केल है, ठीक है। इसको अगर आपने पहली बार सुना तो इसको नोट जरूर कर ले। अगर इसका हम जो है करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो टेस्ट, तो ये बेसिकली ना उन बच्चों की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए बनाया गया था जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए वर्बल वो चीजें तो नहीं रख सकते, तो जो ये स्केल होता है ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। परफॉर्मेंस का मतलब आपको पता है ना, परफॉर्मेंस का मतलब जब देखो दे रखा है यहाँ पे, परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक्शंस के थ्रू हम उनको जज करेंगे कि वो कितने इंटेलिजेंट है या नहीं है, रेदर देन कि वो क्या मतलब क्या कितना वर्ड्स को समझ पाते हैं वर्बल उनके रिस्पॉन्स के बजाय। जैसे कि उनको नॉन वर्बल टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, जिनमें उनको बोल के या फिर समझ के वो नहीं, जैसे मैचिंग करना, ब्लॉक्स रखना, पजल बनाना, शेप्स को फिट करना, ये सब जो इसमें एक्टिविटीज करवाई जाती है उसके बेस पे जो बच्चों की इंटेलिजेंस को जज किया जाता है जब हम पिंटनर
पैटरसन स्केल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये हमें याद रखना है, नॉन वर्बल भी नहीं है ये। हाँ मतलब ये इसमें टास्क नॉन वर्बल होते हैं, बट ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है। बच्चे के एक्शन से हम जज करते हैं कि उनकी एबिलिटीज जो है कितनी है, और ये पेपर पेंसिल वाला टेस्ट जो है वो नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज नॉट अमंग गार्डनर्स लिस्ट ऑफ 7 की स्पेलिंग ही गलत हो गई, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है गार्डनर की 7 इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी थी उनमें से एक नहीं है। आपके ऑप्शन है स्पेशियल, स्थानिक, नेचुरलिस्ट, प्राकृतिक, फिजिकल शारीरिक, इंट्रापर्सनल, आत्म अंत, व्यक्तिगत। इंट्रापर्सनल यानी खुद के साथ जिनके मतलब खुद की समझ जो जिनकी अच्छी हो वो है बेसिकली, ठीक है। तो इनमें से जो 7 इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी थी उनमें से कौन सी नहीं है इसमें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, विच इज फिजिकल इंटेलिजेंस। सो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। गार्डनर की थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर ने ओरिजिनली 7 इंटेलिजेंस दी थी, मतलब ऐसे याद कर रहे हैं ना, वैसे ही करना पड़ेगा आप तो, क्योंकि हम थ्योरी नहीं कर रहे ना, थोड़ा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उनमें 7 इंटेलिजेंस कौन सी होती है? लिंग्विस्टिक, भाषा, लॉजिको मैथमेटिकल यानी कि वही जो मैथ्स या फिर रीजन लगा सकते हैं, स्पेशल, स्थानिक, म्यूजिकल तो वही है, बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि जो अपनी बॉडी के साथ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और जैसे एथलीट्स होते हैं ना बेसिकली उनमें ये तरह की इंटेलिजेंस देखी जाती है। इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों के साथ अच्छे उनके रिश्ते रहते हैं। इंट्रापर्सनल खुद की समझ उनको ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें से जो फिजिकल जो है वो टाइप नहीं है इंटेलिजेंस की जो गार्डनर ने दी है, ठीक है। सो ये हम याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपीरियंशियल एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज डैश। बुद्धि का अनुभवात्मक घटक डैश होता है। आपके ऑप्शंस है कंपोनेंशियल, घटकात्मक, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, क्रिएटिव सृजनात्मक, एनालिटिकल जो विश्लेषणात्मक इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल एलिमेंट जो है वो किस टाइप की बुद्धि में आता है? एक बार अगर जिनको नहीं आया ना समझ, कोई बात नहीं, हम ढंग से करेंगे इसको। मैं आपको पहले इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है हमारे पास सी, क्रिएटिव। तो ये बेसिकली स्टर्नबर्ग की थ्योरी से पूछा गया है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी का नाम है, जो इंटेलिजेंस की थ्योरी उसका नाम है ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राइआर्किक मतलब जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने भी 3 तरह की इंटेलिजेंस दी है। हम याद कैसे रख सकते हैं? पी, सी और ए से याद रख सकते हैं, ठीक है। पी, सी, ए से याद रख सकते हैं। प्रैक्टिकल, ठीक है, इसमें और क्रिएटिव और एनालिटिकल 3 तरह की जो इन्होंने इंटेलिजेंस दी है। तो जो एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपेरिमेंट से आप याद रखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज बनाना, क्रिएटिविटी का यूज करके, वो जो है इस तरह की जो इंटेलिजेंस में आती है, जो हमने अभी जो एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव करा है, मतलब इसका तो नाम से पता चल रहा है कि नया कुछ सोचना, ठीक है। कोई पेपर दे दिया उससे कोई टॉय बनाना, मतलब कोई एक लाइन दे दी उससे आगे पूरी स्टोरी बना देना, ड्राइंग कुछ नए तरीके से बनाना, खुद से सोच के बनाना, तो वो सब क्रिएटिव इंटेलिजेंस का पार्ट है। दूसरी तरीके की एक तो हमने करी थी ना पी, ये तो सी हो गया हमारे पास, सी कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पी कंपोनेंट। पी कंपोनेंट है हमारे पास प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि रियल लाइफ का ज्ञान इनको सही अच्छे से होता है। जो लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होते हैं कि देखो अब कई लोग को रास्ते 100 बार जाएंगे उसी रास्ते, बट वो नहीं समझ पाते। तो ये रियल लाइफ में जो इन्होंने चीजें देखी होती है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ, उनको रास्ते बहुत अच्छे से याद रहते हैं। किसी से मदद लेनी है या नहीं लेनी है डिसाइड कर पाते हैं, गुड डिसीजन मेकर जिनके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो ये स्मार्टली अपनी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल लाइफ में हैंडल कर पाते हैं। तो ये सी था, अब पी है। अब अगली तरह की हमारे पास आती है जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी का। सो एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आता है, जैसे इसमें रीजनिंग, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। मैथ्स के सम इजीली और सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। कंपेयर कंट्रास्ट वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर पाते हैं, फैक्ट्स को एनालाइज कर पाते हैं। तो वो सब जो चीज़ें आती हैं वो एनालिटिकल जो है पार्ट ऑफ ट्राइआर्किक थ्योरी में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेक्सलर एक्चुअली इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन। आपने ना इसकी मतलब काफ़ी जगह पे लिखा हुआ देखा होगा VISC, तो इसी पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे L आएगा, बेसिकली T की जगह L आएगा, ठीक है। वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन। तो इसकी तो स्टेटमेंट दिया, आपको बतानी कौन सी सही है या नहीं है।
पहली स्टेटमेंट है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की, मतलब इसी पे बेस्ड है कि इट इज़ एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय के बच्चों के लिए एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। बी जो सेकंड इसकी स्टेटमेंट है वो है इट यील्ड्स वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स एज वेल एज कंबाइंड स्कोर, यह मौखिक, प्रदर्शन तथा संयुक्त तीनों प्रकार के स्कोर को प्रदान करती है, यानी कि इसका जो टेस्ट है वो तीनों प्रकार की चीज़ें दिखाता है। आपका करेक्ट जो इसके मतलब इसके आपके ऑप्शंस इसके लिए है कि दूसरी स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो VISC स्केल ऑफ जो इंटेलिजेंस है इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आप इसको पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बट मैं आपको बताती हूँ वो है ऑप्शन डी, विच इज बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट दी गई थी वो सही है। सो VISC जो टेस्ट है, सबसे पहले हमें ये भी फैक्ट याद रखें 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये होता है। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट थी जो हमें याद रखनी है वो है वर्बल परफॉर्मेंस और कंबाइंड स्कोर जो ये दिखाता है। तो इसमें हाँ इन्होंने सही कहा, वर्बल जो एबिलिटीज चेक कर जैसे वोकैबुलरी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों शब्दों को समझना, बोलकर जवाब देना, ये सब चीज़ें वर्बल टेस्ट में आती हैं। इसका स्कोर अलग से होता है। फिर परफॉर्मेंस IQ का अलग से स्कोर होता है, जैसे ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर कंप्लीट करना, ठीक है, पिक्चर्स को अरेंज करना किसी पर्टिकुलर पैटर्न में, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब परफॉर्मेंस यानी कि करके, वो हमने पहले भी करा, मैच द फॉलोइंग, ब्लॉक डिज़ाइन, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है। फिर इन दोनों का फिर वो जो यानी कि फुल स्केल जो टेस्ट होता है वो अलग से स्कोर आता है कि एक्चुअल जो दो सभी एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके बच्चे की IQ कितनी आती है। तो हाँ इनमें जो है दोनों तरह के और दोनों जो ऑप्शंस दिए गए थे ना, मतलब जो स्टेटमेंट्स दी गई थी वो सही है। तो ये जो स्केल है VISC असेसेस कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, मेमोरी, विजुअल, स्पेशल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड, मतलब हर तरह की चीज़ को बेसिकली इसमें जो है टेस्ट किया जाता है। जैसे हमने कहा था ना पिंटनर पैटर्सन स्केल, वो परफॉर्मेंस बेस्ड था, कुछ वर्बल होते हैं, ठीक है, बट इसमें हर तरीके का जो एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस का वो यूज़ किया गया है इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 6 से 16 साल की उम्र के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन्स 2-factor थ्योरी वॉज एक्सटेंडेड इनटू मल्टी-फैक्टर थ्योरी बाय डैश। तो किसने मल्टी-फैक्टर थ्योरी दी थी, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। स्पीयरमैन के द्विघटक सिद्धांत का विस्तार बहुघटक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है ब्रूनर, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या फिर पैवलोव। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, विच इज़ जो E.L. थॉर्नडाइक है, एडवर्ड जो E.L. थॉर्नडाइक, हमने पहले भी करा है ना ये चीज़। इन्होंने मतलब 3 तरह की इंटेलिजेंस दी थी, 3 टाइप्स की, एब्स्ट्रैक्ट और मैकेनिकल और फिर सोशल इंटेलिजेंस। तो मुझे नहीं पता इसको, मेरे को नहीं लगता फिर लंबी वीडियो हो जाएगी ना बिना बात के, अब दोबारा सुनोगे तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन थी जो स्पीयरमैन की जो 2-factor थ्योरी थी ना, उसकी एक्सटेंशन थी थॉर्नडाइक ने थ्रू मल्टीपल जो फैक्टर थ्योरी इनकी, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन डैश। द्रव यानी कि फ्लूइड बुद्धि किस चीज पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है A एस्थेटिक डेवलपमेंट, सौंदर्य बोध विकास, B फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, C सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास या फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, तंत्रिका संबंधी विकास। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस इनमें से किस पर डिपेंड करती है? इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो डिपेंड करती है न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंट पर, यानी कि जो हमारा क्या तंत्रिका विकास जो है, तंत्रिका संबंधी विकास है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब ब्रेन से बेसिकली जो कनेक्टेड रहती है, या फिजिकल मतलब फिजिकल, सोशल और क्या दिया होता, एस्थेटिक डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। फ्लूइड इंटेलिजेंस होती क्या है अगर हम वो समझें? फ्लूइड इंटेलिजेंस बेसिक रहती है कि किसी अनफेमिलियर, यानी कि जो पहले हमने प्रॉब्लम नहीं फेस करी हो, बिना किसी प्रायर नॉलेज के हम वो प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व कर देते हैं तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। जैसे हम बच्चों में ही अगर देखें, तो बच्चों ने कोई भी ऐसे मतलब कोई पैटर्न हो जो पहले नहीं देखा हो बट वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। या फिर मान लो कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल क्या दे रही थी मैं, मेरे दिमाग से निकल गया।
या फिर मान लो कि हमने कुछ ऐसा पैटर्न उनको दिया, जैसे हम पहले से नंबर पैटर्न दे रहे थे, मैं तो मतलब मेरे को तो अपने क्लास के बच्चे फिर दिमाग में आते हैं कि नंबर पैटर्न हम उनको दे रहे थे, बट अचानक से हमने उनको शेप्स का पैटर्न भी दिया, बट वो कोई बच्चा है बहुत जल्दी उसको पहचान के सॉल्व कर लिया। फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है बेसिकली अनफेमिलियर, जो पहले हमने फेस नहीं की है प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को या उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, ठीक है। तो वो हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसके जो ऑपोजिट यानी कि दूसरी तरह की इंटेलिजेंस रहती है वो क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल फॉर्म, मतलब क्रिस्टल आप समझ रहे हो ना, जैसे शुगर क्रिस्टल होता है तो हार्ड होता है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ बनती है। उस नॉलेज को जब हम फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये जो फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी ये किसने दी थी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आई होप कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, जो अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आती है विदाउट अपने प्रीवियस पुरानी नॉलेज को यूज किए। तो ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन के फंक्शंस पे यानी कि न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। दूसरी तरह की क्रिस्टलाइज्ड है, जो एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है इंटेलिजेंस या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, ठीक है। तो वो हमारी जो क्रिस्टलाइज्ड है। और ये थ्योरी दी किसने दी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन हम इसी के साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये हम देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, इसी वीडियो मतलब अभी पहले आया था थोड़ी देर पहले ही। तो ट्राइआर्किक बुद्धि सिद्धांत किसने विकसित किया, आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डैनियल गोलमैन, सिगमंड फ्रॉइड या फिर हार्वर्ड गार्टनर। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए विच इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मैंने तो PCA से याद रखा था। कैसे, क्योंकि बहुत सारी तरह की थ्योरीज हो जाती है ना इंटेलिजेंस की। PCA से याद रखा था, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और फिर एनालिटिकल। बट हमें ना ये कंपोनेंट्स भी अभी याद रखनी है, ये जो कंपोनेंशियल और एक्सपीरियंशियल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि किस चीज का पार्ट है, ठीक है। अब ये पूछ लेंगे किस चीज का पार्ट है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो PCA से हमें याद रखनी है स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी। प्रैक्टिकल, रियल लाइफ में मतलब अच्छे से डील कर सकते हैं। क्रिएटिव, नई नई सिचुएशंस, मतलब नई नई इमेजिनेशंस वो लेके आते हैं, नई नई तरीकों से नई नई चीजें बना सकते हैं। एंड एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल, मैथमेटिकल, ये सब एबिलिटीज एनालिटिकल में आती है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to John Carroll's model of intelligence, in which stratum there is a single general intelligence sometimes called G। जॉन कैरल ने के बुद्धि मॉडल के अनुसार किस स्तर पर केवल एक सामान्य बुद्धि होती है जिसका नाम हमने दिया है जनरल इंटेलिजेंस G, ठीक है। ऑप्शंस हैं स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, स्ट्रेटम 4 या फिर स्ट्रेटम 1। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी विच इज स्ट्रेटम 3। तो यार जॉन कैरल का जो हम देखें ना क्या था, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जॉन कैरल ने 3 स्ट्रेटा आपको समझ आते हैं। स्ट्रेटा मतलब लेवल्स, 3 लेवल्स दिए हैं इंटेलिजेंस की। अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर एक, मतलब सबसे ऊपर नहीं, ऊपर नंबर 3 होगा। वेट, नीचे से स्टार्ट करते हैं, इधर जो खाली जगह वहां पे समझाती हूँ, ठीक है। सबसे नीचे स्ट्रेटम हमारे पास होता है स्ट्रेटम 1। कौन सा होता है? स्ट्रेटम 1। बहुत तरह की इंटेलिजेंस होती है इसमें, मतलब बहुत तरह की एबिलिटीज होती है। ये हमारे पास होता है स्ट्रेटम या फिर लेयर जो है 1 ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है स्ट्रेटम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन ये एबिलिटीज, जैसे कुछ एक मेजर एबिलिटीज जैसे वर्बल, जैसे स्पेशल हमने करा ना, ये सब मेजर एबिलिटीज आती हैं स्ट्रेटम कौन से में आती है? स्ट्रेटम 2 में आती है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है, देखो सबसे ऊपर होता है G यानी कि जनरल एबिलिटी, जो कि आती है हमारे पास स्ट्रेटम 3 में, ठीक है। तो जिसका ये स्ट्रांग होगा ना उसका फिर फर्दर एबिलिटी स्ट्रांग होने के चांस, फिर जिनकी ये एबिलिटी स्ट्रांग होगी उनकी फिर नीचे वाली जो एबिलिटीज है, जो माइन्यूट एबिलिटीज है, इंटेलिजेंसेस हैं, वो स्ट्रांग होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो जॉन कैरल ने बेसिकली एक लेवल दिए थे, इंटेलिजेंस के 3 लेवल दिए थे। सबसे ज्यादा जो मेंटल एबिलिटीज है वो आती है स्ट्रेटम 1 में, सबसे नीचे वाले लेवल में। उससे थोड़ी कम जनरलाइज्ड मेंटल एबिलिटीज आती हैं, वो आती है स्ट्रेटम 2 में, जो बीच वाला लेवल है। और ऊपर जो सबसे एबिलिटी है ना, जैसे कि जो सबसे रूट कॉज ऑफ ऑल द एबिलिटी, यानी कि अगर हमारी जड़ मजबूत है तो नीचे की दोनों एबिलिटीज हमारी अच्छी होंगी, वो स्ट्रेटम 3 में आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा ना सिंगल जनरल इंटेलिजेंस किस में आती है, तो वो स्ट्रेटम 3 में आती है, ठीक है। इसमें स्ट्रेटम जैसे 3 में तो जनरल हो गया कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल हमारे पास एक बैकिंग है इंटेलिजेंस पाने की। स्ट्रेटम 2 में क्या आता है? वही फ्लूइड, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जनरल मेमोरी, जनरल जो इंटेलिजेंस आती है, ठीक है। विजुअल परसेप्शन अच्छा हो, स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी हो, ठीक है, मतलब
ऑडिटरी जो हमारा परसेप्शन है यानी कि सुनना पहचानना वो सब चीज़ें अच्छी हो। उसके बाद जो स्ट्रैटम 3 आता है उसमें माइन्यूट एबिलिटीज आती हैं, जैसे कि स्पेलिंग एबिलिटी अच्छी हो, नाम याद करने की एबिलिटी हो गई, ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड अच्छी हो, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी अच्छी हो गई किसी की, तो वो सब चीज़ें जो आती है फिर नीचे की एबिलिटीज में आते हैं। आई होप आपको याद मतलब थोड़ा समझ आया होगा कि क्या मैं कहने का कोशिश कर रही हूँ। 3 लेवल्स दिए हैं कैरल ने। सबसे पहले आते हैं स्ट्रैटम 1, फिर आता है जिसमें थोड़ी एबिलिटीज होती हैं स्ट्रैटम 2, और सबसे ऊपर एक एबिलिटी हमारे पास होती है वो आती है हमारी स्ट्रैटम जो है 3 में, जिसको हमने कहा जी, ठीक है। सो ये आता है हमारा स्ट्रैटम 3। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which type of intelligence according to Gardner enables individuals to communicate very easy? गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि व्यक्ति को संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, एक दूसरे से मतलब तालमेल बनाने में, बातचीत करने में हेल्प करती है। आपके ऑप्शंस है हमारे पास भाषाई लिंग्विस्टिक, विजुअल स्पेशल दृश्य स्थानिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक शारीरिक गति संबंधी जो इंटेलिजेंस है, या फिर म्यूजिकल संगीतात्मक। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका बहुत ही आसान आंसर जो हमारे पास है वो है लिंग्विस्टिक, ठीक है। कम्युनिकेशन ही आ गई ना चाहो तो वो लिंग्विस्टिक ही है। इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ ऐसा वो मतलब है समझाने वाली बात। स्पीच राइटिंग किसी भी तरीके से दूसरे से कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, ईजी करना, वो हमारी जो आती है वो लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आती है। अगला क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो वो है द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन विमेन इज डैश। तो पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये जो सोच कुछ लोग रखते हैं तो ये किस चीज़ को दर्शाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं इट इज़ ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ये सत्य है कि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस जो है वो मेन में होती है, और मतलब जो स्पेसिफिक, जैसे मान लो मैथ्स की अगर हम बात करें तो जनरली माना जाता है कि मैथ्स जो है लड़कों का स्ट्रॉन्ग होता है, लड़कियों का वीक होता है। तो क्या ये मतलब इन ऑप्शन हमारा ये है कि इसके अकॉर्डिंग ये सब जो सच है कि अलग अलग डोमेन्स में लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर बी है इट मे बी ट्रू कि सत्य हो भी सकता है, सी है कि ये तो सच है ही, ठीक है, मतलब हर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के लिए सच है, या फिर डी है कि ये जेंडर बायस को यानी कि लिंग पूर्वाग्रह को जो हमारे दिमाग में बना रहता है उसको दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जेंडर बायस, वेरी इजी, ठीक है। सो मेन आर मोर इंटेलिजेंट दैन वुमेन, ये एक जेंडर बायस है, इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है। कई जगह पे हम कई चीज़ों को, क्योंकि हम बुक से करवा रही हूँ तो ये जो चीज़ है इसमें थोड़ा वो आ गई है, तो आप इग्नोर करें इसको। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि कई सोसाइटी में देखने को भी मिलता है कि लड़कियां कुछ एक चीज़ अच्छे से नहीं कर पाती, उन्होंने कितने जनरेशन से वो चीज़ करी ही नहीं है, वो काम किए ही नहीं है, तो एकदम से आप उनको फिर परफेक्शन अकॉर्डिंग मतलब उनके मतलब मेल काउंटर पार्ट्स के साथ उनको अगर आप कंपेयर करोगे, उनका तो बहुत जनरेशन्स का वो चीज़ बनी हुई होती है ना, ठीक है। सोशलाइजेशन का भी रिजल्ट रहता है वो चीज़, जैसे देखो ना माइनर वेरिएशंस यही मैं तो बात कह रही हूँ, माइनर वेरिएशंस जो कुछ एबिलिटीज़ में होती है वो सोशलाइजेशन हमारी सोसाइटी की वजह से होती है, कैसे उनका पालन पोषण हुआ है, क्या उनको बचपन से सिखाया गया उसके बेस पे होती है, ना कि उनकी जो एबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस वीक होती है इसके लिए होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी विच इज़ जेंडर बायस। ओके, सो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जानने के लिए कि कौन सा टॉपिक रहेगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड take care of yourself and bye bye.